नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब देखिए, हमारे देश की यही गाथा है भैया। जब तक खबरों में कोई मामला चल जाता है हाइप पर, तब तक तो लोग एक्टिव रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, अरे फलाना फलाना खबर में क्या हुआ, नई चीज क्या सामने आई। लेकिन जैसे ही मामला थोड़े दिनों में, पहले तो वो हाइप पर रहता है और थोड़े दिनों में डाउन जाता है, वैसे ही पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है। आपको याद है जयपुर का सबसे बड़ा केस था, नीरज शर्मा नाम की एक औरत जिसको मौत के घाट उतार दिया उसी की बेटी ने। और उसी की बेटी के साथ कितने लोग थे, काका था, कजिन था, बलराम नाम था उसका, सोचिए सास भी थी। कितनी अजीब बात है, ये सारे लोग थे। अब आपको पता चल गया था, आयुषी तो बोल दी थी कि हाँ भैया मारा है मेरी माँ को मैंने, पकड़ लो, पकड़ लिया गया था। पर उसके बाद जो मेन आदमी था, मास्टरमाइंड, जिसने पूरा खेल रचा था, बलराम, आज उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है, तो ये लोग आए, ये मामा जी हैं और उनके साथ उनके वकील जो हैं, इनके दोस्त भी हैं यही, ये भी साथ में यहाँ पर आए हैं। सरकारी नौकरी खूब रुलाती है भैया, जब नहीं मिलती है तो भी रुलाती है, और जब मिल जाती है और भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है तब भी खूब रुलाती है। आपको याद है अनुकंपा नियुक्ति के लिए किस तरीके से रोई थी बेटी कि बाप की नौकरी तो अब मुझे मिलेगी, बाप का घर तो अब मुझे मिलेगा। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, केस में ऐसा क्या हो गया है कि आज भी मामा को घूमना पड़ रहा है अपनी बहन के न्याय के लिए। राम राम सर। राम राम। क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बलराम नाम के अभियुक्त ने 3 तारीख को हत्या करके वो गायब हो गया था और पुलिस के द्वारा इसको 23 तारीख को पकड़ा गया था, तो सबसे विचारणीय और बहुत ही झटका देने वाली बात ये है कि पुलिस के द्वारा बलराम को पकड़ने के बाद में बलराम ने जो हत्या की थी, हत्या करने से पूर्व जहाँ-जहाँ उसने हत्या के लिए फाइनेंशियली रूप से जो है मैनेजमेंट किया था और पूरी टीम को गठित किया गया था और उन टीम को मिला करके उन्होंने जो हत्याकांड कराई थी, उनकी किसी प्रकार की कोई जो लोकेशन है, कोई किसी प्रकार की कोई फर्द है, फ़ोन कॉल है, कॉल डिटेल्स है, उनकी लोकेशंस हैं, पुलिस ने उनको बिल्कुल ही रिकॉर्ड पे नहीं लिया। यहाँ तक कि अचंभा ये है कि हत्या करने के बाद में और बलराम ने जो फरारी काटी थी और जिस तारीख को बलराम पकड़ में आया था, 3 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में बलराम जिन-जिन स्थानों पे रहा, जिन-जिन लोकेशनों पे रहा, जिन-जिन लोगों ने उसकी मदद की, जानकारी में पुलिस के द्वारा ये भी आया है कि 2 सिमें बलराम ने भरतपुर से 2 सिमें आवंटित कराई थी। उन सिम की कॉल डिटेल्स, उन सिमों की लोकेशंस, जिन-जिन लोगों ने इससे फ़ोन पे बातचीत की हैं, जिन-जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे बातचीत की हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे अधिक मात्रा में बातचीत की हैं, इन सबकी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स, लोकेशंस अभी पुलिस ने जो है रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया है? ये कहीं न कहीं मिलीभगत का मामला नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई भारसाधक अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, निकटतम अधिकारी कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैनेजमेंट करके कौन से अधिकारी के अंडर में ये ये मामला सीआई विक्रांत शर्मा के अंडर में है, लेकिन सुनने में आया है कि विक्रांत शर्मा से ऊपर का कोई लेवल का ऐसा अधिकारी है जिसने इसमें से मोटा माल खींचा है और उस मोटा माल खींच करके इन्होंने केस को बहुत ही हल्का डाउन करने की जिम्मेदारी ली है। हालाँकि यहाँ तक मामला है कि बलराम को पकड़ने के बाद उसके साथ कोई भी सख्ती से पूछताछ नहीं की गई है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पुलिस रिमांड भी बहुत शॉर्ट ली गई है और पुलिस रिमांड शॉर्ट लेते ही उसको जेल भेज दिया गया है। अब आपसे सब सवाल करेंगे सर जी कि आपको कैसे पता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट उसको दिया जाए? वीआईपी ट्रीटमेंट का ये मालूम पड़ता है कि पुलिस बैरक्स में ही वो लगातार रहा है। पुलिस बैरक के बाद में अगर कोई ऐसा कोई फर्द बरामदगी अगर की होती तो रिकॉर्ड पे आती। ऐसी कोई रिकॉर्ड पे अभी तक कोई जो है उन्होंने रिकॉर्ड पे कोई ना तो कॉल लोकेशन लिया, ना उसकी कोई कॉल डिटेल ली है, ना व्हाट्सएप कॉल डिटेल ली है, ना कि उसकी कोई फर्द जो विभिन्न स्थानों पर फरारी काटी है उसकी कोई फर्द उन्होंने बरामद नहीं की है। बिल्कुल। और सुनिए, ये जो बलराम की जिसकी बात कर रहे हैं, आयुषी का क्या लगता था? बलराम कजिन लगता था, राइट? भाई बहन। हमारे तो चाचा के, ताऊ के भाई बहन भी भाई बहन सगे की तरह ही होते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ रही हैं, पड़ोसी भी कह रहे थे, लोग भी कह रहे थे कि ये लोग तो पति पत्नी की तरह रहते थे। दोनों लोग कर रहे थे, आपको पता है, आयुषी और उसका कजिन बलराम, दोनों ही लोग कर रहे थे। और पता चल रहा है कि दोनों के चक्कर चल रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था मामला, वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी इसमें बताया जा रहा है, क्या बोलेंगे? इसमें विभिन्न तरह की बातें, विभिन्न तरह की शंकाएँ जन्म लेती हैं, विभिन्न तरह के लोगों का विभिन्न तरह की बातें जो हैं निकल के आ रही हैं। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको कि पुलिस रिकॉर्ड पे नहीं ले रही है। आप बताइए अब ये इनके वकील हैं, क्या बात है जो बोलनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पुलिस ने स्टार्टिंग में जो 7 लोगों को अरेस्ट किया था,
जिसमें आयुषी शर्मा और बलराम के पिता मोहन स्वरूप और बाकी के अन्य लोग थे। उनकी पुलिस रिमांड जो थी वो 8 दिन के लिए गई थी। लेकिन जब मास्टरमाइंड अरेस्ट हुआ था बलराम, तो ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करेगी और पूछताछ में कई तथ्य सामने आएँगे। लेकिन पुलिस ने केवल और केवल 4 दिन की ही पुलिस रिमांड ली और उसके बाद में जो है उसको जेसी में भेज दिया। तो एक तो ये भी हमारा सवाल है कि भई आखिर पुलिस ने जो है मास्टरमाइंड बलराम की पीसी जो है वो कम क्यों ली और बाकी अन्य लोगों की पीसी ज़्यादा ली? क्यों ली? ठीक है, तो हो सकता है कि अगर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती, तो कई राज़ जो है वो सामने आते। दूसरी बड़ी बड़ी बात ये है कि हमें जो है निविक एक अस्पताल के किसी कंपाउंडर के द्वारा एक बात मालूम हुई है कि जो इनके जीजाजी हैं विजय वशिष्ठ, उनको जब अस्पताल से बलराम और आयुषी जो है, वो जबरन जो है डिस्चार्ज करवा के ले गई और जयपुर में उनके कल्याण नगर 3rd में और रविंद्र नगर में खुद के मकान होते हुए भी, पॉश जगह पे उनके मकान होते हुए भी उन्होंने जो है 3 अलग-अलग जगह पे उनको रखा और जब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, 3 महीने रखा था उन्हें और जब उनकी स्थिति क्रिटिकल हो गई तो उन्हें जो है आईसीयू में निविक में एडमिट करवा दिया और लास्ट टाइम पे आयुषी ही जो है उनके फादर के पास थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वो घर की फोटो एक बार आपका फोन है? वो जी। एक बार वो घर की फोटोज ये भैया मुझे दिखा रहे थे घर की फोटोज कैसी कैसी थी और कितने बड़े बड़े घर हैं ये भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये यहाँ पे रखा था एक्चुअली। यहाँ पे रखा था, एक बार इसे पकड़ेंगे। लाल कोठी पर। अब देखिए ये वाला घर है, लाल कोठी की तरफ है ये घर। जी, लाल कोठी पर है ये घर। ये है और इस घर के ये फर्स्ट नीचे फ्लोर पर उनको रखा गया था जब उनको लेकर आए थे। जी, फिर उसके बाद ये घर चेंज भी हुआ था। वो कौन सा था? और उसके बाद ये में वाला अच्छा जी। ये। फिर उसके बाद इस घर पर लेकर गए थे, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ फ्लैट्स हैं नीचे वाले, जी उसमें हाँ। खंडर जैसा टाइप। जी, 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 हाँ, नीचे तो उसमें 15 दिन क्या 15 दिन रखा था। 15 दिन यहाँ पर अपने पिता को रखा था और रख कौन रहा था जानते हैं आप? आयुषी और जो बलराम है वो ही लेकर जा रहे थे। अब आपका सवाल ये होगा, जो मेरा भी सवाल था, कि उस समय नीरज शर्मा जी इनकी बहन कहाँ थी? तो इन्होंने कहा कि जो बेटा है उनका, सच में उस बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब 20 साल की उम्र में 2 साल तक की बुद्धि है उनके पास, सोचिए आप। तो उसकी जिम्मेदारी माँ ने संभाल रखी थी। माँ का तो भरोसा था कि चलिए बेटी संभाल लेगी, कोई बात नहीं अपने पिता को, मैं यहाँ अपने बेटे को संभाल लेती हूँ। लेकिन गड़बड़ यही हो गई कि माँ ने बेटी पे विश्वास कर लिया। तो वो दूसरा वाला घर भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है, यहाँ पर लास्ट यहीं रहे थे, है ना? जी। लास्ट यहीं रहे थे। और ये वो घर है जिसमें दोनों कजिन साथ रहा करते थे। सॉरी, ये कल्याण नगर वाला मकान है। यहाँ पे तो उन्होंने साजिश की थी रख पूरी सकते थे। और कब्जा यहाँ किया था इस मकान मकान पे कब्जा कर रखा था और सारा षड्यंत्र इसी मकान पर रह के हुआ था अच्छा, एक्चुअली। पूरा जो प्लान बनाया गया था वो इसी मकान में बनाया हुआ गया? था। बलराम और आयुषी दोनों इसी मकान में थे और इस मकान में उन्होंने पूरा षड्यंत्र जो है कब्जा वो करके किया रखा था। था। कब्जा कर रखा था चाहते इस थे इस मकान मकान में में। रख सकते थे वो, लेकिन रखा नहीं इस मकान पे। ये निजी मकान था। ये मकान निजी मकान था। अगर चाहते तो वो जीजाजी को इस मकान में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने घर के निजी 2 मकान होने के बावजूद भी प्राइवेट बाहर जगहों की पे, कई जगह। बाहर के एक सुनसान और खंडर जैसे मकानों पे उनको रखा है। बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह ये है कि स्वयं के 2 मकान होने के बावजूद भी इस तरीके से प्राइवेट जगह पे रखना, स्थान परिवर्तित करना और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिलाना, अस्पताल में भर्ती नहीं रखना, जबकि ऐसे क्रिटिकल पोजीशन को जो कोमा में है, ऐसे व्यक्ति को तो अस्पताल में ही इलाज कराया जाता है। एक नॉर्मल रूप से किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो भी हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं, और जो व्यक्ति क्रिटिकल कोमा में है उस व्यक्ति को आप प्राइवेट रूप से घर में लेके आ रहे हो, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बोलेंगे? देखिए, पुलिस की जो जाँच है वो पुलिस ने अगर सख्ती से पूछताछ करती या पुलिस जो है फ़र्द बनाती, क्योंकि जब मास्टरमाइंड बलराम अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट होने के बाद वो कहाँ-कहाँ गया, किन-किन लोगों से उसने मिला, मोबाइल की सिम का उसने किस प्रकार से यूज़ किया, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती या पुलिस रिमांड ज़्यादा होती, तो कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आती। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए सर, आप तो वकील हैं। जी, ये तो इनका हक है ना जानना कि जी। पुलिस सब इनको बताए कि बिल्कुल। क्या हमने क्या पूछा है, हमें क्या-क्या पता चला है, और क्या पुलिस को ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी जानना चाहिए, तो जी। पुलिस वो भी जाने? ये हक बिल्कुल, है? जी बिल्कुल, पुलिस को ये हक है और नहीं, देखिए हमारा भी तो हक है, इनका भी देखिए, तो हक है कि बिल्कुल, इनको बिल्कुल पता चले। इनका हक है। ये चाहें तो न्यायालय के माध्यम से और स्वयं जो है मतलब जाकर पूछताछ कर सकते हैं और पुलिस की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि पुलिस इनको अपनी हर अन्वेषण के बारे में इनको सूचित और अभी करे। ऐसा नहीं हो पा अभी रहा है। ऐसा नहीं हो पा रहा। और देखिए, सबसे आश्चर्य की बात एक और है, 23 तारीख को बलराम अरेस्ट होता है और 22 तारीख को जो नई
सीआई हैं विक्रांत शर्मा, उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं तो विक्रांत शर्मा ये कहते हैं कि भाई अगर उन्हें किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके सूचित किया है कि अगर आप बलराम को मारो नहीं तो बलराम सरेंडर कर देगा, और उसके अगले दिन ही बलराम जो है वो सरेंडर कर देता है। तो इस प्रकार से पुलिस जो है एक इतने संवेदनशील मामले में एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए जो थानाधिकारी हैं उनका इस प्रकार से बयान कहना अपने आप में एक शंका जो है वो उत्पन्न करता है कि उन्होंने इस प्रकार से क्यों कहा और कैसे कहा। बिल्कुल। आप जाकर किससे बातचीत करते हैं? लास्ट में ये भी पूछ लेती हूँ, जब जाते हैं पुलिस वालों से मिलने के लिए जी। तो फिर कैसा, मतलब क्या ही रहता है रिएक्शन उनके? देखिए कोई रिस्पांस नहीं मिलता, पुलिस हमें पूरा कोऑपरेट नहीं करती है। जब हम पुलिस से कौन सा पूछताछ, थाना लगता है भैया? ये प्रताप नगर थाना, तो वहाँ पर पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस किसी भी प्रकार से अपनी जांच के विषय में कुछ भी नहीं बताती है, और पुलिस क्या बोलती है बदले में? बोले हम अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं बोलती है। एक्चुअली टालने की कोशिश कर रही टालने है की कहीं ना कोशिश करती है। ठीक है, ये आपने सुन लिया है सर ने क्या क्या बोला, ये मामा जी हैं, मामा जी ने क्या क्या बोला। लोग तो रुक जाते हैं भैया, ये रियलिटी है। कौन पीछे पीछे भागता है, और खास करके मामा को क्या ही मिलेगा, लोग छोड़ देते हैं मामला। लेकिन ये लोग फिर भी साथ निभा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पुलिस से भी पूछ रहे हैं तो पुलिस ऐसा कर रही है। खैर, क्या नीरज शर्मा जी और उनके पति को न्याय मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर छूट कर जाता है। हाँ, एक इनकी थी कि एक वीडियो भी सुनाना है आपको, जिसमें बेटी का एटीट्यूड देखिएगा भैया। क्या बोलती है बेटी कि हाँ मुझे बाप का मकान चाहिए। वो लड़की जो बड़ी सीधी सी लगती है, वो लड़की एक बार सुनिए वो कैसा बोलती है। सुना आपने? नहीं चाहिए मुझे, तो सिर्फ अपने बाप का घर चाहिए। ये देखिएगा आप, माँ इधर खड़ी हैं, उधर दूसरी तरफ बेटी खड़ी हैं, दोनों एक दूसरे से क्या बातचीत करती हैं, सुनिए। नरेश शर्मा के आने पे, मेरे कहने पे क्यों आएंगे? तो कौन नरेश शर्मा? हाँ, इतनी गुंडागर्दी तो हमें मारती है, तो हमारे बेटे को मारती है, तो हमारे बेटे को मारती है, हमको मारती है, बाप को मार दिया, तूने सब कुछ कर दिया। आज हमें कल्पना आपके पतिदेव को मार दिया, कंप्लेन करो। हाँ, आप देखिए पतिदेव अपने पिता को क्या बोल रही है वो अपनी माँ से बातचीत करते वक्त। क्या मारती थी सही में ये लड़की अपनी माँ को और अपने बेटे, मतलब अपने भाई को? मारपीट करती थी। जियादी की मृत्यु के बाद से अपनी माँ को कई बार मारपीट कर चुकी है, भाई के साथ मारपीट कर चुकी है। यहाँ तक कि न्यायालय में जो है इस्तीगासा लगाया प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, भाई को बेदखल करने, अपनी माँ को बेदखल करने के लिए। हमने प्रमाण प्रतिलिपि हमने आपको भी दिखाई है और हमने पुलिस को भी समक्ष पेश की हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमने जितनी प्रमाण प्रतिलिपियाँ पेश की हैं, जिसमें इसकी मेरी सिस्टर की जो सास है भगवान देवी, उसके बारे में मैंने पुलिस में जाकर के प्रमाण प्रतिलिपियाँ पेश की हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने उनको मुलजिम नहीं बनाया है। कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, छोड़ दिया गया है, पता नहीं कमाने खाने के लिए छोड़ा है या क्या है, अन्य बातें। जबकि इतना इन्वॉल्वेशन, इसका इन्वॉल्वेशन यहाँ तक है कि जीजाजी की मृत्यु के बाद में जो सिम जीजाजी के नंबर की, मोबाइल नंबर की थी, जिसमें सैलरी अकाउंट से भी जुड़ी हुई थी, अन्य सरकारी योजनाओं से भी जुड़ी हुई थी, उस सिम की OTP खुद कृष्णा ने करा ली। जब कृष्णा का क्या हक बनता है? कृष्णा कौन है? कृष्णा बलराम का भाई, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, छोड़ दिया गया। कृष्णा का हक जब कर्मचारी मर चुका तो मरे हुए कर्मचारी की सिम MNP नहीं होती। जिंदे एक व्यक्ति की सिम MNP होती है। तो सवाल ये उठता है कि उसने किस उद्देश्य से सिम MNP कराई, किस तरह से पैसा इसमें आहरित किया गया, क्या बदनीयती रही है। और जब ये इतनी बदनीयती मैंने पुलिस को दिखा दी, रिकॉर्ड भी दिखा दिया, इसके बावजूद भी कृष्णा को, सास को आज तक हिरासत में नहीं लिया गया। क्यों हिरासत में लिया गया, क्यों नहीं लिया गया हिरासत में, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हमको बड़े झकझोर देता है कि आखिर ऐसा क्या मिली भगत चल रही है कि इसको क्यों कमज़ोर किया जा रहा है, किस प्रलोभन से किया जा रहा है, राम जाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है ये भी आप देख ही रहे हैं। खैर, आपने सुना कि पूरा परिवार किस तरीके से अपने ही परिवार के लोगों को मार देता है और फिर उसके बाद सजा भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।